हेलो, पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है स्थिर, ये हमेशा जो है गतिमान त्वरित आवेश से उत्पन्न होगी। वो आवेश चाहे स्थिर हो या गतिशील हो, इससे कुछ फर्क नहीं, उससे कभी भी नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। और अनावेशित से तो कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। प्लांक नियतांक की बीमा, प्लांक नियतांक की बीमा जो होगी ये जो होगी बल गुणे समय गुणे दूरी, बल गुणे दूरी गुणे समय, ठीक। ये तुम्हारा सही था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और एक समान विद्युत वाहक बल, ये वाला थोड़ा, ये तुम्हारा शायद किया नहीं कि गलत हो गया है। खैर चलो ठीक है, नहीं समझ में आया था ना, चलो इसको करवा देता हूँ। तो इसको, इसमें क्या था कि देखो एक ठो सेल ये वाला होगा, ये हो गया मान लो, एक ठो सेल ये है, दोनों समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है। तो दोनों का विद्युत वाहक बल ई और ई है, ठीक है। तो दोनों का जो इफेक्टिव विद्युत वाहक बल बनेगा वो भी ई ही रहेगा, याद रखिए, ठीक है। इसमें आंतरिक प्रतिरोध इसका लगा हुआ है, मान लो इसका आर है और इसका आर है, स्मॉल R1 है, इसका स्मॉल R2 है, ठीक है। तो कोई भी बाह्य परिपथ होगा तो इसके सिरों पर जो विभवांतर मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, मान लो ये ए है, ये बी है। आवाज़ आ रही है ना? हेलो। तो हमेशा जब समांतर में लगते हैं ना, तो अगर सेलों का विद्युत वाहक बल अगर समान है तो सभी का विद्युत वाहक बल यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्वली आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, सबका। तो इक्वली विद्युत वाहक बल आएगा। दूसरी बात, जो ये प्रतिरोध है R1 R2 है, तो ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, तो जो इनका रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा इन दोनों से कम होगी वैल्यू। अगर इनका रिजल्टेंट या तुल्य प्रतिरोध R है तो 1/R1 + 1/R2 होगा कि नहीं। तो तुमको पता है इनका जब योगफल करेंगे तो R की वैल्यू R1 से भी कम होगी और R की वैल्यू R2 से भी कम होगी, दोनों से कम होगी, ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे तो इस वजह से यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। वैसे घ नंबर सही होगा, गन नंबर क्वेश्चन है ना, तो ग नंबर का थर्ड पार्ट तो लिखा हुआ है E1 = ई, जो नेट विद्युत वाहक बल जो होगा वो ई के बराबर होगा, ठीक है। ना तो E1 + E2 हो सकता है, ना E1 - E2 हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे यही वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा थर्ड पार्ट, ठीक है। जो कुल यहाँ पे ई नेट जो आएगा वो आएगा E1 = E2, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक। ये जुड़ता सिर्फ एक ही केस में है जब श्रेणी क्रम में लगे हो, तो श्रेणी क्रम में तो है नहीं है, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो वहाँ कहानी अलग होती, वहाँ की जो कहानी बनती, वहाँ पे ई नेट जो होता वो होता E1 प्लस में E2, और जो प्रतिरोध आता हमारा आंतरिक प्रतिरोध का जो परिणाम इक्वलेंट प्रतिरोध आता या तुल्य प्रतिरोध R, वो होता R1 + R2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे केस उलट जा रहा है। बाकी इसका शॉर्टकट फार्मूला तुम्हारी बुक में भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध अर्धचालक में अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता घटेगी बढ़ेगी, तो यहाँ हमेशा बढ़ती है। तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि गलत है ये वाला? चलो ठीक है, सही है, हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला चौथे का घ नंबर, यानी घ का सेकंड पार्ट, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन देखना हो, ये क्वेश्चन ये वाला बढ़ जाती है, ठीक है, घ। ये अगला वाला क्वेश्चन है नहीं सिलेबस में, फिर अगला ये है, सही तत्व को चिन्हित कीजिए। वोल्ट मीटर और मीटर, तो हमेशा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, याद रखना, ठीक है, और मीटर का प्रतिरोध हमेशा कम होना चाहिए। तो इसमें मीटर का प्रतिरोध, ये लास्ट वाले में लिखा है मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसकी धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होनी चाहिए। ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखा होता, परंतु के बाद, परंतु नहीं लगाया होता, परंतु के बाद वाला सेंटेंस,
या परंतु से लेके लास्ट तक, तो ये वाला भी सही हो जाता, समझ गए। लेकिन क्योंकि अब गलत करना था तो उसने उसको एक ही ऑप्शन को सही करना पड़ा, इसलिए जानबूझ के उसने गलत किया उसको डाल के, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर, ये तो है नहीं सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा हो गया अंगा नंबर, ये सिलेबस में है नहीं, ये नहीं, ये हो गया ख़त्म। अब तुम्हारा है नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था, अंगा नंबर, ठीक है। घा के बाद अंगा, ये है नहीं, इच्छा वाला, ये तो हो ही गया, ठीक है, काम खत्म। फिर है ये वाला है, यदि परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तब आनंद विभव ज्ञात करो। तो आनंद विभव जो होता है ना, मूल ऊर्जा स्तर को हमेशा आनंद विभव का मतलब होता है उसको उतनी ऊर्जा दे दो तो आयनित हो जाए, समझ गए परमाणु। तो अभी निगेटिव में है, कोई से भी इलेक्ट्रॉन परमाणु कब आयनित होता है, जब उसकी ऊर्जा किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव ऊर्जा में, जब उसको इतनी ऊर्जा दे दोगे कि वो जीरो हो जाए, मतलब अनंत में चला जाए। तो जितनी ऊर्जा है इसे, अभी 54.4 जूल ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना इसकी ऊर्जा, तो इतनी ही इसकी धनात्मक ऊर्जा देंगे तभी तो ये जीरो होगी ऊर्जा। जीरो होने का मतलब अब किसी के बंधन से मुक्त हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा या इसके बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो आनंद विभव हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अगर ईबी में ऊर्जा लिखी है तो उसी के वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, एक नंबर का सवाल है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तुमने नेगेटिव लिख दिया, ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद है तुम्हारा, क्वेश्चन को रट लेना, ठीक है, क्योंकि यही रटे रहोगे तो यही तुमको प्लस माइनस का ज्ञान देंगे वहाँ पे, ठीक है। कि वो क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस किए थे, तो उसी हिसाब से फिर बाद में यही क्वेश्चन तुम्हारी हेल्प करेंगे। एक अवतल लेंस के प्रत्येक पक्ष की वक्रता इतना, प्रतांक कितना, तो फोकस दूरी, ये सवाल तुम्हारा गलत हो गया है, ठीक है। इसमें जो है तुम पता नहीं क्या किए हो, जो है फार्मूला जो है इधर उधर मत लगाओ, ठीक है, सीधा सीधा सिंपल होता है। दो ठो कोई भी अवतल हो उत्तल हो, दो में वक्रता त्रिज्या होती है कि नहीं, दो ठो, ठीक है। तो 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2 होता है, 1/f = n-1, और अंदर होता है 1/r1 - 1/r2, समझ गए। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, हेलो, ठीक है। गलती क्या की है यहाँ पे, तुम जो है इसमें क्वेश्चन था 2 का, हाँ ठीक, इसमें देखो, इसमें तुम जो किए हो n-1, 1/r1 - 1/r2 करना, ठीक है, ये गलती मत करना दोबारा, ठीक। और अब वो जो फार्मूला के तुम सोच रहे, इसका मतलब फार्मूला ही तुमने गलत लगा दिया। वो फार्मूला होता है n/v माइनस में, नहीं, n/v माइनस में 1/u = n-1/r1, वो सिंगल पृष्ठ के लिए होता है, ठीक है। जब डबल पृष्ठ होंगे तो हमेशा दो ठोहार आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो वो वाला फार्मूले में क्या गलती मत करना। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपली तुमको ये कर देना है, ये वाला फार्मूला लगाना, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2, तो 1/f = n की वैल्यू 1.5 है, -1, r1 की वैल्यू, अगर अवतल है कि अवतल है, अवतल लेंस है, ठीक है। तो अवतल लेंस है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो अवतल लेंस का जैसे फिगर बनाओगे, यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला, जैसे मान लो ये है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो इधर से अगर इधर से तुम देखोगे, इधर इस साइड से अगर प्रकाश की किरणें डालोगे, या इधर से इधर को, तो जो पहली वाली जो r1 मिलेगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इधर कहीं होगी इसकी त्रिज्या, इधर की वक्रता केंद्र इधर होगा, तो इधर से नापोगे, तो पहले वाली को तो r1 तो -1 हो जाएगी, -30 हो जाएगी, ठीक है। अगर इधर 30 होगी
और उसके बाद दूसरे वाले में दूसरे वाले में अपवर्तन परावर्तन की जो भी घटना होगी तो वो इधर होगा। तो ये R1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -30 हो जाएगी। ये R2 होगा, इसकी वैल्यू +30 होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से फिर R1 की वैल्यू तो -30 और R2 वैल्यू +30 आएगी। हमेशा दोनों की वैल्यू सेम आएगी, याद रखना। ठीक है, एक अलग अलग कभी नहीं आएगी तुम्हारे यहाँ जितने भी सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में 99%, तो ये ध्यान रखना। अगर तो यहाँ पे देखो दोनों ये तो माइनस हो ही गया था, ये भी प्लस होने की वजह से भी माइनस हो जाएगा। माइनस ये और प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों के हर बराबर करोगे, हर तो बराबर है, ये -2/30 हो जाएगा। 0.5 है, 5 दूनी 10, तो 10/30 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए बराबर -30। और वैसे भी अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की आती। ठीक है, कांच के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा हो गया ये क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछ देगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब ये हो गया। क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है? यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें परिभाषा लिख दी और ठीक है, ऐसा ही लिखा ना कि और कुछ नहीं लिखा? चलो ठीक है। इसमें क्या है, परमाणु को एक ही नंबर का सवाल है ना ये। हेलो हेलो, एक ही नंबर का सवाल है, तो इसमें लिख दिए नाभिक का द्रव्यमान जो होता है परमाणु प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं, और परमाणु क्रमांक सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं। बस इतना लिखना चाहिए। तो ठीक है, इसमें लिखना यही है, ये बीच में लाइन खींच के दोनों को एक एक साइड कर दो, अगर वो अंतर बताने की बात कर रहा है तो। समझ गए ये किस प्रकार भिन्न है? हालांकि अलग अलग सेंटेंस भी बना के लिख सकते हो। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और केवल प्रोटॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझ गए? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा घ नंबर। घ नंबर में क्या पूछा हुआ है? घ नंबर में पूछा हुआ है कि नाभिक की संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। तो नाभिक संलयन से जब तुम समीकरण लिख रहे हो तो दोनों को जोड़ के चेक कर लो ना कि सही है कि गलत है। अब इधर 1H1 1H1 लिख रहे हो, राइट हैंड में 1H3 और 1H1 लिख रहे हो। जोड़ने पे आ रहा है क्या? ऊपर की डिजिट बराबर आ रही है? क्यों? तो ये जो टीचर जो है तुरंत देख लेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। वो चीज़ तो गलती मत करो। जब बहुत बता दिया हूँ एक बार, इसमें ऊपर में 1:1:2 लिख दो तो चलेगा। समझ गए? हेलो, इसमें जो है, जो ये तुमने मैंने काट दिया इसको 1H1 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 + 1H1, नीचे तो ठीक है, राइट हैंड साइड में नीचे का तो बैलेंस हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। ऊपर में जो द्रव्यमान संख्या है वो भी बैलेंस हो रही है क्या? बात अगर लिख ही रहे हो तो नीचे वाली जो इक्वेशन लिखी है केवल इतने लिख दो, ऊपर वाली लिखना जरूरी है क्या? ये भी तो एक रिएक्शन हो गई। नीचे वाली जरूरी है ऊपर वाली लिखना, गलत चीज है। तो हमेशा कभी भी लिखना तो द्रव्यमान संख्या जरूर बाएं साइड के दाहिने साइड की ऊपर में जो डिजिट आती हैं उनको हमेशा वेरीफाई कर लेना, नीचे वालों को भी कर लेना। लिख कुछ भी दो, समझ गए? सारी रिएक्शन तो किसी को भी नहीं आती होंगी, टीचर को भी नहीं आती होंगी। समझ गए? तो लिख कुछ भी दो, लेकिन ऊपर का ऊपर बैलेंस हो, नीचे का नीचे का बैलेंस हो। ठीक है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी दोनों तरफ जेड बैलेंस हो, दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या ये भी बैलेंस हो। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट ये तो करो। चलो ठीक है, इसमें जो है फार्मूला वगैरह सब सही लगा है, वैल्यू भी सही लिखा है, कैलकुलेशन गलत है तुम्हारा। ठीक है, मुझे लगता है। चलो फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, कहाँ से बन रहा था वीडियो? तो नाभिक संलयन का तो मैंने बता दिया था। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का तुमने सारा सवाल सही लगाया था। ठीक है,
लेकिन जो है इसमें गलती थी तुम्हारी कैलकुलेशन की, ठीक है। वैल्यू भी सही रखा है और फार्मूला भी सही लगाया है, लेकिन जो है कैलकुलेशन में 2 का भाग देना भूल गए। खैर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रदर्शित कीजिए। ये वाला सवाल क्वेश्चन तीसरा का ये भी सही है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा सही है, तो इसमें नंबर मिल गए, ठीक। इसमें वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिख दिया 2 तरीके से, F/Q और V/D, दोनों से मात्रक लिख दिए और वो राशि वैद्युत क्षेत्र हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2 वोल्ट के विभवांतर से किसी बिंदु को 2 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु को 250 वोल्ट तक पर स्थित किसी दूसरे बिंदु तक कण को गति आवेशित कण के गति करने पर उसकी ऊर्जा 10 जूल की कमी हो जाती है गतिज ऊर्जा में, तो उस कण का आवेश ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो किया है पहले इसमें देख लो क्या क्या गलती की है। जैसे V1 इतना हो गया, V2 इतना हो गया, K इतना हो गया, डेल्टा V तुमने 50 वोल्ट निकाल दिया। इसके बाद लिखना चाहिए, देखो जब भी कोई भी पार्टिकल अधिक कम गतिज ऊर्जा कम विभव से अधिक विभव की ओर जाएगा, समझ गए। हेलो, हेलो, हेलो। तो इसमें जो है तुम्हारा देखो तुमने ये सही निकाला है डेल्टा U, ठीक है। डेल्टा U जो होगा स्थितिज ऊर्जा में, जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना डेल्टा U, वो हो जाएगी डेल्टा V इंटू Q, ठीक है। V की ऊर्जा ही होती है, ठीक है, समझ में। डेल्टा U क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, V डेल्टा V विभवांतर है, ठीक है। तो जितनी भी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, गतिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी स्थितिज ऊर्जा में उतनी बढ़ोतरी होगी, समझ गए। तो स्थितिज ऊर्जा जैसे यहाँ देख लो, इस यहाँ का कितना विभव था 200 वोल्ट, यहाँ का कितना है 250 वोल्ट, ठीक है। तो जब कोई भी धनावेश इधर से इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, कोई भी धनावेश को यहाँ से इधर की तरफ ले जाओगे Q को, तो वो ले जाने में तुमको ताकत लगानी पड़ेगी, समझ गए। उधर जा सकता नहीं है क्योंकि ये इधर का विभव हाई है, इधर का कम है, तो ले जाने में तुमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो अगर किसी भी स्पीड से जा रहा है तो लगातार स्पीड इसकी कम होगी, स्पीड कम होगी तो गतिज ऊर्जा कम होगी। कहने का मतलब ये सीधा सिंपल याद रखो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। चिन्ह विन्ह से कोई ज़्यादा खास मतलब है नहीं, आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो गति यहाँ पे एक लाइन लिखना हो लिख सकते हो, गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ये हमेशा कई बार हमेशा तुम लोग को जरूरत पड़ेगी, जितनी गतिज ऊर्जा में कमी होगी स्थितिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी है 10 जूल, गतिज ऊर्जा में जो कमी हुई है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हमेशा, वो विभवांतर गुणे आवेश होता है हमेशा, ठीक है। तो विभवांतर तुम्हारे पास कितना है 50 का है, निकाले हो, ठीक है। Q तुमको निकालना है और ये गतिज ऊर्जा के बराबर रख दोगे तो 0.2 कूलम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डेल्टा V नहीं समझ में आ रहा हो तो डेल्टा V यहाँ पे जो आएगा, डेल्टा V बराबर में 250 माइनस 200 कितना बनेगा, ये 50 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को रट ही लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये सब काम देंगे। कई बार सोचने में जो है ना ये स्पीड तेज करते हैं, इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे कई बार क्लियर रहता है, समझ गए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है हमको, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के 2 कमियाँ को लिख करिए, ये तुम्हारा सही है, ठीक है। तुमने लिख दिया है, सही लिखा है, इसमें कोई कमी नहीं। रदरफोर्ड मॉडल, हाँ, रदरफोर्ड मॉडल का एक तो स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया और एक रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें पूछा क्या है कि कार्यफलन की परिभाषा दी, उसका मात्रक लिखिए। तो कार्यफलन की परिभाषा लिख दिया, मात्रक कौन लिखेगा? दूसरी बात, जब लिख रहे हो तो हमेशा जब होता है तरंग दैर्ध्य किसकी होती है वो बात लिखो, ठीक है, या ऊर्जा किसकी होती है। तुमने लिख दिया किसी धातु के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए अधिकतम आवश्यक ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं। फोटान की आपतित फोटान की अधिकतम ऊर्जा, ठीक है, किसकी ऊर्जा है, ठीक। तो फोटान की, आपतित फोटान की, ये शब्द उसमें जोड़ो, ठीक है, बाकी पूरा सही है। अब मात्रक नहीं लिखा, इस वजह से कट गया, ठीक है। हालांकि इतनी बात के लिए नंबर नहीं काटना चाहिए टीचर, लेकिन जब चीज़ें पता है पहले से तो उसको सही करके लिखो, ठीक है। टीचर जो नंबर देते समय परिभाषा तो जरूर ही पढ़ लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया ना। फिर है क्वेश्चन है, ये वाला तो वाई वाला नहीं किए थे, कोई बात नहीं, इसको बाद में करवाते हैं। एक विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4 वोल्ट है, इस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जिसके लिए संयुक्त विभव 2.4 वोल्ट हो। इसमें तुमने जो किया है ना, इसमें गलती देख लो अपनी, ठीक है, क्योंकि गलती के ही आगे अगर करेक्शन करोगे तो काम देगा, ठीक है। इसमें फाई इतना है और तुम्हारा 2.5 वोल्ट जो है इससे संयुक्त विभव, ठीक है। तो निरोधी विभव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जब फाई, तो यहाँ पे क्या होगा तुमको, फाई बराबर SC बाई लैम्डा नहीं होता। फाई ये निरोधी विभव किससे जुड़ी हुई चीज़ होती है, गतिज ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज़ होती है, समझ गए। किससे, निरोधी विभव को अगर जूल में कन्वर्ट कर दो तो गतिज ऊर्जा में हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है, जो कुल ऊर्जा E बराबर होता है W + K, समझ गए। तो यहाँ पे तुमने एक गलती की है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 4 + 2.5, 5 ये हो जाएगा 6.8, ठीक है। अगर इसको सही से लगाना, इसको ध्यान रखने, सवाल ऐसे बहुत आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करोगे तो, चलो खैर इधर नहीं सॉल्व है, इधर सॉल्व होगा ये। तो देखो कभी भी निरोधी विभव इससे होता है, E बराबर में K + W होता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग W पहले लिखते हैं, तो W पहले लिखना हो लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले तो धातु तल में आएगा तो उसको सर्जित करने में ऊर्जा खर्च होगी, प्लस उसको गतिज ऊर्जा देने में। तो गतिज ऊर्जा जितनी होगी उतना ही निरोधी विभव लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित न होने पाए। तो ये जो होती है ये निरोधी विभव से, संस्तब्ध विभव से ही मतलब होता है। निरोधी विभव को हिंदी में लिख लेना जो भी है, ठीक है। ये निरोधी विभव से जुड़ी हुई चीज़ होती है, ठीक है, याद रखना। और ये होता है कार्यफलन, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम्हारा जो निरोधी विभव जो दिया है उससे तुम गतिज ऊर्जा निकाल लोगे, कार्यफलन की वैल्यू दी ही है, ठीक है। तो यहाँ से निरोधी विभव की वैल्यू 2.5 वोल्ट दिया है ना, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 EV हो जाएगी, जूल में कन्वर्ट हो गया अगर इसको EV में लिख दिए तो, ठीक है। ये 4 EV दिया ही है, दिया है कि नहीं। तो कुल गतिज ऊर्जा फोटान की इतनी निकलेगी। अब तब जाके फोटान की अगर तुम गतिज ऊर्जा निकाल रहे तो यहाँ से देख लो HC बाई लैम्डा होता है, ठीक है। ये 6.5, अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये अभी EV में है, इसको जब SC बाई लैम्डा लिखोगे इसको भी तो जूल में बदलना पड़ेगा, समझ गए। हेलो, तो ये 6.5, ये भी इधर में मैंने जूल में लिख दिया इसको, ठीक है। SC बाई लैम्डा जूल में MKS में होता है, SI यूनिट में होता है ये HC बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये दाहिने साइड में भी जूल में, इधर भी जान, C की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू तो मीटर में रखो, मीटर में ही आएगी। H की वैल्यू रख दिया SI यूनिट में, C की वैल्यू लैम्डा के लिए क्या करो, ये पूरी सारी डिजिट्स जो होती है वही फार्मूला बनेगा, 1 2 3 4 5 बटे 6.5 EV में, ठीक है। तुम्हारा लगभग 1904 के एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे तुमको कोई भी फोटान ऐसे आ रहा है तो फोटान की जो ऊर्जा होगी वो होती है W+ के, ध्यान रखना। अब फोटान को जब लैम्डा में कन्वर्ट करोगे तो HC बाई लैम्डा होगा, ठीक है। इसको भी फिर ऊर्जा जो भी आएगी 6.5
5। ये अभी ईवी में है, इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ये है हमने किया है, ये हमें कैलकुलेट करके इतना आंसर आ गया। ठीक, चलो अब निकलते हैं, एक सेकेंड।